हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। बात करने जा रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सीखने के स्थानांतरण के बारे में। 3 प्रकार के स्थानांतरण है। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारा सिलेबस में एक बाकायदा टॉपिक है, और इन पे सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर समय रहा तो अपन डिस्कस करेंगे लर्निंग कर्व्स मतलब अधिगम वक्र के बारे में। वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो इस वीडियो को केयरफुली लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। और अब बात कर लेते हैं, यानी समय आ गया सीखने का स्थानांतरण। सीखने में 3 प्रकार के स्थानांतरण आपको देखने को मिलते हैं। पहला धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आप ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल से कैसे बनते हैं वो आप बाद में समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपका प्रीवियस नॉलेज मतलब आपके पहले का ज्ञान और आपका न्यू नॉलेज माने वर्तमान ज्ञान, दोनों जब मिलकर के काम करते हैं, मतलब पहले जो सीखा गया ज्ञान है वो आपके नए ज्ञान अर्जन में मतलब सुविधा प्रदान करता है, बाधा नहीं बनता है, तो वो धनात्मक स्थानांतरण होता है। मतलब पहले सीखी हुई जो चीज है नए सीखने वाली चीज में, यानी जो आप नया लेसन सीख रहे हैं उसमें मदद करती है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण होता है। अब बात करें अगर ऋणात्मक स्थानांतरण की, तो ऋणात्मक स्थानांतरण में क्या चीज होती है देखिए समझिएगा, कि जो आप न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं मतलब नवीन ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उसमें पुरानी सीखी हुई चीजें क्या करें, बाधा बने। जो आपका प्रीवियस नॉलेज है अगर वो बाधा बनता है न्यू नॉलेज गेन करने में, नया ज्ञान प्राप्त करने में, तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। शून्य स्थानांतरण क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज का कोई भी कनेक्शन ना होना, मतलब पहले सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे गए ज्ञान से किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं है और ना ही वो किसी तरह से उसे प्रभावित करता है, तो ये होगा शून्य स्थानांतरण। तो स्थानांतरण के बारे में ये 3 चीजें ही थी। और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं हर बार कहता हूं कि पहले एक बार वीडियो देख लीजिए और दूसरी बार में आप इससे क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी और आपको याद भी हो जाएगा और होपफुली याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, सब है। हालांकि यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हुई है आपको एग्जाम के ऑप्शन में तो यही चीजें मिलेंगी कि इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है या है। ठीक है, इस यहाँ पे से एक चीज दे देगा, 3 एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देगा, या फिर 3 चीजें इसमें से दे देगा और एक एक्स्ट्रा जोड़ देगा और बोलेगा नहीं है या है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। तो इनके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला बुद्धि अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आप सबको पता है जो ज्यादा बुद्धिमान होगा, जो ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो किसी चीज को जल्दी सीख लेगा, और जो कम इंटेलिजेंट है वो या तो भूल जाएगा या उसके साथ कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। आगे बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। जिसका स्वास्थ्य बेहतर है, जिसके साथ सिर दर्द की समस्या नहीं है, बुखार की समस्या नहीं है, या कोई और आनुवंशिक रोग की समस्या नहीं है, वो उस चीज को लेसन को बेहतर ढंग से सीखेगा, मतलब लर्निंग में उसे हेल्प मिलेगी। बट यहाँ पे अगर स्वास्थ्य खराब है किसी विद्यार्थी का तो लर्निंग में उसे दिक्कतें होंगी। इसके बाद बात करें उम्र की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप शैशवावस्था में होते हैं, इसके बाद आप बाल्यावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था के बाद आप किशोरावस्था में आते हैं, फिर आगे अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, और उसके साथ साथ आपका अधिगम भी प्रभावित होता है। जरूरी नहीं है कि प्रभावित का मतलब नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव प्रभावित होना भी कहलाएगा। मतलब आपका नॉलेज जो है, नॉलेज गेन करने का तरीका है या सीखना जो है बेहतर बनता जाता है। इसके बाद बात करें यौन की, यौन का मतलब सेक्स मतलब लिंग। जैसे आप लड़के और लड़कियों की बात करते हैं तो लड़के और लड़कियों में क्या होता है, गिलफोर्ड ने एक रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने बताया कि लड़कियां जो होती हैं समान उम्र के लड़कों से किसी चीज को पहले सीख लेती हैं। अब वो होता इसलिए है, उन्होंने इसके पीछे का जो लॉजिक बताया, उन्होंने ये कहा कि लड़कियां जो है, लड़कियों में जो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता जो है वो लड़कों से पहले आ जाती है, इसलिए उन्हें सीखने में हेल्प मिलती है मतलब मदद मिलती है। तो आप ये समझे रहिएगा कि लड़कियां जो होती हैं किसी लेसन को लड़कों की अपेक्षा बेहतर सीख पाती हैं, और उसका रीजन क्या है, परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन भी एक विशेष फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। जब तक आप किसी चीज के लिए
मैच्योर नहीं होंगे, परिपक्व नहीं होंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। जैसे एक 10 साल का बच्चा है, वो ट्रैक चलाना नहीं सीख पाता, ठीक है, बट अगर प्रैक्टिस करेगा, उसको बाकायदा उस हिसाब की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो उस चीज़ को सीख पाएगा। तो प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, जो अभ्यास के नियम में कही गई कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टॉपिक। आगे बात करते हैं अवधान, अभिरुचि और अभिप्रेरणा। मतलब आपका अवधान मतलब अटेंशन, अगर आप ध्यान देते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका इंटरेस्ट है, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट है किसी पाठ को सीखने में, तो आप उस पाठ को जल्दी सीख पाएंगे, उस लेसन को जल्दी सीख पाएंगे। अभिक्षमता, अभिक्षमता का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक जनरल टर्म है, जैसे सभी सामान्य पद लिखे होते हैं, बट एक इनर पोटेंशियल है, आपकी अंतः क्षमता है किसी फील्ड में, किसी स्पेसिफिक फील्ड में बेहतर कर पाने की। तो अगर आप किसी लेसन को बेहतर ढंग से सीख पाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे सीख जाऊंगा, तो आप उसे सीख जाते हैं, वो आपकी अभिक्षमता होती है, एप्टीट्यूड। आगे बात करते हैं अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिरता। मैंने किसी को मोटिवेट किया, मैंने किसी चीज, कोई कहानी सुनाई, बच्चे मोटिवेट हो गए। मोटिवेट होने के साथ साथ ऐसा नहीं है, हालांकि देखते हैं आप संदीप माहेश्वरी को सुनते होंगे, किसी को कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर को, डॉक्टर बिंद्रा को सुनते होंगे। होता क्या है, 5 मिनट का अगर हमने वीडियो देखा तो 5 मिनट के बाद तो ऐसा लगता है पहाड़ तोड़ देंगे, बट 5 मिनट के बाद क्या होता है, जैसे दूसरा वीडियो देखे आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वो जो स्थिरता है ना, वो जो आपको एनर्जी मिली उस वीडियो को देखने से, जो आप मोटिवेट हुए, तो उसको स्थिर बना के रखना है, तो आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। जैसे मैंने किसी को कहा कि एक लड़का था, वो इतनी छोटी उम्र में ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो आपने कहानी सुनी, आप भी इतने मोटिवेट, अरे हम भी कर लेंगे, पर 5 मिनट के बाद जैसे वीडियो खत्म हुआ, आप नोट्स बना के फुर्सत हो गए, क्योंकि आपने उस चीज को स्थिर नहीं रखा। तो आपकी एक अभिप्रेरणात्मक स्थिरता और एक संवेगात्मक स्थिरता, मतलब संतुलित रहें। ये नहीं कि बात बात पे क्रोधित हो जाए, या बात बात पे हंसी मजाक, हर चीज, ठीक है, भय, क्रोध, ये सारी चीजें आपके सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी स्थिरता बना के रखनी है, तो आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। इसके बाद विषय का स्वरूप, विषय के स्वरूप की बात की गई है कि पाठ की लंबाई कितनी, पाठ बहुत ज्यादा लेंदी होता है तो बच्चे फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताए। ये प्रभावित करती है सारी चीजें लर्निंग को। एज अ टीचर आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। अगर आपको, आपसे पूछ दिया जाए कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप भी बता सकें। शायद मेरी स्पीड ज्यादा होगी, तो वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम रहता है और कम समय में ज्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है मेरा, ठीक है। पाठ की लंबाई, सार्थकता, पाठ कैसे सार्थक है, निरर्थक है, इन सब चीजों को ध्यान में। अगर पाठ सार्थक है तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, या कोई भी होगा जो लर्नर होगा वो लर्निंग में इंटरेस्ट लेगा। और अगर पाठ निरर्थक है, अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे XYZ याद करो, Z/T याद करो, TWQ याद करो, तो आप क्यों याद करेंगे? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब भी नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो पाठ की सार्थकता डिपेंड करती है बच्चे कितना सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। आगे बात करते हैं सीखने सिखाने की विधि। एक तो सीखने की विधि होती है, जैसे बच्चों में डिस्कवरी लर्निंग की बात करी गई है, बच्चे खुद खोज करके सीखते हैं ये सारी चीजें, तो उन्होंने कौन सी विधि अपनाई, कौन सा तरीका अपनाया, या टीचर अगर बात कर रहा है तो उसने कौन सा तरीका, आगमनात्मक विधि अपनाई, निगमनात्मक अपनाई, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, या इसके अलावा और कौन सी विधि अपनाई, समझाने का उसका तरीका क्या, कौन से मेथड से समझा रहा है, ये भी सीखने को प्रभावित करती है। अगर सीखने की विधि जो है अच्छी है तो लर्निंग भी अच्छी होगी। सीखने सिखाने की विधि अगर किसी तरह से खराब फंस गई तो फिर सारी चीजें खराब हो जाएंगी। इसके बाद शिक्षक की संचार क्षमता, जैसे एज अ टीचर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मोबाइल में देख रहे हैं, अगर मैं एक बेहतर कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, मैं जो कह रहा हूँ अगर वो आपको समझ आ रहा है तो आप सीखेंगे। अगर यही चीज मैं उर्दू फारसी में समझाऊं, मेरा और आपका कम्युनिकेशन ना हो पाए, अगर मेरी संचार क्षमता उतनी बेहतर नहीं है कि मैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाऊं, तो आप उसे कैसे सीखेंगे? तो ये शिक्षक की जो संचार क्षमता है, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है स्टूडेंट्स के सामने, स्कूल में या कहीं भी, जो लर्नर है उसके सामने टीचर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे अभिव्यक्त करता है, वो कैसे चीजों को समझाता है, ये चीज भी डिपेंड करती है कि लर्निंग कितनी प्रभावित होगी, लर्निंग कितनी इफेक्टेड होगी। इसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशनल फीडबैक। अब ये चीज कही गई है कि बच्चा अगर सीख रहा है और उसे समय समय पर यह बताया जाए कि आपने इतना सीखा, आपने यहाँ पे गलती की, तो वो चीज भी सीखने में मदद करती है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, ये कैमरे के सामने, यहाँ पे बोर्ड में कोई चीज गलत लिखी हुई है, अगर सामने वाला मुझे बता दे कि यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, तो मेरी भी वो सीख होगी कि मैं वहाँ पे उस पर सुधार कर पाऊंगा।
तो यही चीज होती है कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं और आपको बता दिया जाए कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं तो आप उसे तुरंत सुधार लेंगे और आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर बनती जाएगी, आपका जो अधिगम है वो बेहतर होता जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद कक्षा की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करें कि टेबल, कुर्सी, बेंच, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें कैसी हैं, बैठने की व्यवस्था कैसी है, पेयजल की व्यवस्था कैसी है, ये सब भौतिक व्यवस्थाओं में या अवस्थाओं में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। अधिगम को सिर्फ एक ही चीज प्रभावित नहीं करती है जो एनसीईआरटी मानती है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, वो आपको आपके अधिगम को प्रभावित नहीं करेगी। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे कि अधिगम को आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित नहीं करेगी। तो उसका रीजन ये समझ लीजिए, आजकल हमारे सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं तो सरकारी स्कूलों में जाएंगे, टीचर्स भी बेहतर ट्रेंड टीचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उनके घर की आवक चाहे 2 रुपए है या 4 रुपए है वो एक अलग चीज है, बट उनकी आमदनी अगर 0 भी है तो वो सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई, अपने अधिगम को बेहतर बना सकते हैं। होपफुली आपको तो आइए अब अपन समझ लेते हैं लर्निंग कर्व्स के बारे में, मतलब अधिगम वक्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। ये जो आपका समान निष्पादन वक्र होता है, समान निष्पादन वक्र होता है जिसे हम रेखीय त्वरण वक्र बोल देते हैं, वो किस तरह से बनता है समझने का प्रयास करते हैं। ये जो समान, यहाँ पे मैं सीखने की मात्रा की अगर बात करूं और यहाँ पे मैं समय की बात करूं तो समय के साथ सीखने का ये निष्पादन स्तर जो है एक सीधी लाइन बनता है। मतलब जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है, समय के साथ सीखने की मात्रा जो है, सीखने की मात्रा जो है या परसेंटेज है या परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता चला जाता है, तो एक सीधे बनता है। लीनियर एक्सेलरेशन कर्व भी इसे बोल देते हैं। दूसरा आपका वर्धमान निष्पादन या धनात्मक त्वरण वक्र। धनात्मक त्वरण वक्र जो होता है उसमें सीखने की मात्रा शुरुआत में धीमी होती है, बाद में तेज होती जाती है। तो कुछ इस तरह से बनता है, अगर मैं इसे बनाने का प्रयास करूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब शुरू में सीखने की जो मात्रा, समय के साथ सीखने की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब आपका परफॉर्मेंस ऊपर की ओर बताता है। तो ये क्या होता है, समय के साथ ये बढ़ता जाता है। ये भी समझ आ गया होगा। इसी का जस्ट उल्टा बनता है आपका हास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक त्वरण वक्र, या इसे हम निगेटिव एक्सेलरेशन कर्व भी बोल देते हैं। तीसरा हास निष्पादन वक्र कैसे बनता है इसे समझने का प्रयास करिए। ये कुछ इस तरह से बनता है। सीखने में शुरुआत में सीखने की मात्रा जो है, परफॉर्मेंस इस तरह से रहा, लेकिन समय के साथ आपका परफॉर्मेंस कहाँ पहुंच गए, इतना डाउन में, यहाँ से आप यहाँ पे पहुंच गए। शुरुआत में आप इस बिंदु पे यहाँ पर थे और लास्ट में कहाँ पर पहुंच गए, जब समय बढ़ता गया तो समय के साथ आप यहाँ पर पहुंच गए, मतलब आपका निष्पादन स्तर जो है वो घट गया। तो शुरुआत में सीखने की मात्रा तेज रहती है, बाद में धीरे हो जाती है। ये किस में होता है, ऋणात्मक में। ऋणात्मक में ऐसे बनता है, ऐसे शेप बनता है। शुरुआत में आप तेज में हैं और इसके बाद लास्ट में इस लेवल पर पहुंच गए। पहले यहाँ पर थे, अब ये गिर करके यहाँ पे पहुंच गया आपका परफॉर्मेंस। तो इस तरह से बनता है। यस आकार की जो वक्र होता है, यस आकार की वक्र जो होता है वो वर्धमान निष्पादन वक्र और हास निष्पादन वक्र, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक का मिश्रण होता है। कुछ एस शेप का बनता है, कुछ एस शेप का बनता है, मतलब शुरुआत में धीरे, फिर यहाँ पे तेज हो रहा है, फिर धीरे हो गया, फिर तेज बन गया। तो कुछ इस तरह का बनता है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जो धनात्मक त्वरण वक्र होता है उसमें सीखने की मात्रा शुरुआत में धीरे होती है या तेज होती है या इक्वल रहती है। तो ये चीज समझ में आ गई। एक चीज और समझ लीजिए, जब समझ ही रहे हैं तो सीखने का पठार, एक सीखने का पठार जब आती है बात यहाँ पे, तो लर्निंग प्लेटू की बात आती है, अधिगम पठार की बात आती है। तो अधिगम पठार क्या होता है, सीखने की मात्रा ना तो तेज होती है ना धीरे होती है, एक समान रहती है। तो वो ऐसे होता है। आपका कर्व कैसे बनेगा कि आपके सीखने की मात्रा समय के साथ उतनी ही बनी रह जाएगी, मतलब एक पठार टाइप बन जाएगा, ज्यादा धीरे नहीं। या फिर इस तरह से कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसे, मतलब लहराता हुआ मतलब धीरे धीरे, बहुत ज्यादा सूक्ष्म अंतर रहता है और वो पठार टाइप से बना देता है। तो इस तरह से आपका ये समाप्त होता है। अब कल से अपन डिस्कस करेंगे अगर CDP में, तो लर्निंग थ्योरीज, मतलब
अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, जिसमें थॉर्नडाइक की थ्योरी चर्चा करेंगे, स्किनर की चर्चा करेंगे, कोहलर की चर्चा करेंगे, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा, स्पीड ज़्यादा रही, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो फैला दीजिए इस वीडियो को, लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा जरूर। और मैं तो जल्द ही उपस्थित होऊंगा आपके सामने। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि वीडियो कंटिन्यूस नहीं मिल पाते, बट समय सबका एक साथ नहीं रहता है, समस्याएं सबकी लाइफ में रहती हैं। सो जितना टाइम मिलता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद भी करूंगा कि आगे मैं आपको ऐसे ही समय उपलब्ध कराता रहूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।